वेलकम बैक एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू दिया था, जिसमें आपको मैंने अलग पेज पे ले जाके सारा डिटेल में समझाया था कि हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में देखा, हमने हॉस्पिटैलिटी के बारे में देखा, हमने सेक्शन 3 के बारे में देखा कि किस चीज़ को प्रोहिबिट किया हुआ है, हमने सेक्शन नंबर 6 के बारे में देखा कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कैसे वर्क करता है, किस किस को कब इंटीमेशन देना होता है, कितने टाइम पहले देना होता है, एंड थोड़ा थोड़ा ये सब ये एक बेसिक स्केलेटन था चैप्टर का, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर एक तरह से बेस्ड है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एंटायर स्टडी मटेरियल एंड स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को देखते हुए चलेंगे। एंड आई होप कि अब आपके लिए इस चैप्टर्स के कनेक्शंस डेवलप करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है कुछ। फॉरेन कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट के बारे में बताया गया है। फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आपने कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी और इधर उधर भी देखी होगी, तो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हमारे पास आ गया कंपनी, आ गया एसोसिएशन और BOI, incorporated outside India and includes a foreign company with the meaning of section 591 of the company 1956, जो पास्ट एक्ट के अंडर भी रजिस्टर्ड थी, जो उसके नेम के अंदर आती थी, या फिर 2013 का 379 कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, इस फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी, द रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ फॉरेन कंपनी, यानी कि अगर किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे है फॉरेन कंपनी का, दैट विल बी ऑल्सो कवर्ड। और एक आता है हमारे पास MNC। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी शैल बी डीम्ड टू बी मल्टीनेशनल कंपनी इफ सच कॉर्पोरेशन हैज़ अ सब्सिडरी, यानी कि उसकी कोई भी सब्सिडरी या ब्रांच या प्लेस ऑफ बिजनेस, इन तीनों में से कोई भी 2 और मोर कंट्रीज में है। इन दैट केस कंट्रीज और टेरिटरीज के अंदर फॉल करता है। इन दैट केस दैट कंपनी विल बी कॉल्ड MNC। या फिर वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, अदरवाइज किसी भी वे में ऑपरेट करती है 2 या मोर कंट्रीज में और टेरिटरीज के अंदर। Whether a company incorporated in India under the Companies Act 2013 having its operation in 2 or more other countries to be treated as MNC, तो obviously 2 and more countries आ गई, 2 or more countries to be treated, but still it's not an MNC because it's not a foreign company, it's a company incorporated in an India। यहाँ पर बात हो रही है ऐसी कंपनी के बारे में जो कि फॉरेन कंट्री है, कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री, बट उसके ब्रांचेज हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। यहाँ पे बात हो रही है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया जिसके ब्रांचेज बाहर वाली कंट्रीज़ में है, तो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर MNC फॉर इंडिया। ओके, नाउ फॉरेन सोर्स क्या क्या हो सकता है? फॉरेन सोर्स के अंदर आ सकता है हमारे पास, क्योंकि फॉरेन सोर्स डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं फॉरेन सोर्सेज से या तो कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव होगा या फिर हॉस्पिटैलिटी का ऑफर आएगा। दैट्स वाई दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। आपको जानना ज़रूरी है कि किन किन, जब हम फॉरेन सोर्स एक्ट में हर जगह नाम आएगा तो किसके बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले बात होती है द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी एंड एनी एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट। एजेंसीज जैसे कि अगर US की बात करें तो अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेके अलग अलग एजेंसीज बनाई हुई है जो उनको ऑपरेट करती है। तो उनमें से अगर कोई भी एजेंसी अगर आपको फॉरेन सोर्स में आ सकता है, या कोई फॉरेन कंट्री या कोई टेरिटरी। एनी इंटरनेशनल एजेंसी नॉट बीइंग यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, और एनी इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, द वर्ल्ड बैंक भी इसका पार्ट नहीं है, IMF भी इसका पार्ट नहीं है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और सच अदर एजेंसी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी जो एजेंसी है जिनके आपने नाम सुने होंगे बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती। इन सब के अलावा, किन किन के अलावा, या तो फिर वर्ल्ड बैंक या फिर IMF या कुछ अदर एजेंसी जिसके बाद जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, इनके अलावा कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं फॉरेन कंपनी, जो कि हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा। अ कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, यानी कि कोई भी कॉर्पोरेशन फॉरेन कंपनी जो डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, बट इट्स इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी। MNC refer to under the section number 2G and that's it. So these are foreign source. उसके बाद बात होती है a company within the meaning of company 1956, presently the company 2013, and more than one half of the nominal value of its share capital is held either singly or in aggregate by one or more of the following, namely कौन कौन?
दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द फॉरेन सोर्स, जिसका मोर देन 50% आइदर सिंगली और इन एग्रीगेट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी का या तो अकेले इंडिविजुअली या फिर किसी और से मिलके 50% और मोर ऑफ द शेयर होल्डिंग है, तो उसको भी फॉरेन सोर्स में माना जाएगा, जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, सिटीजन्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री, कॉरपोरेशंस ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ट्रस्ट, सोसाइटीज़ और अदर एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, और या फिर डायरेक्टली एक फॉरेन कंपनी। अगर इन सब में से फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी है XYZ, उसका 50% से ज़्यादा स्टेक है इस कंपनी के अंदर फॉरेन कंट्री का, किसी भी फॉरेन कंट्री, USA का अगर देखा जाए तो वो एक फॉरेन सोर्स बन जाएगा। या फिर किसी सिटीज़न ऑफ इंडिया का उसमें 20% स्टेक है और गवर्नमेंट ऑफ USA का, सिटीजन ऑफ USA का 20% स्टेक है, गवर्नमेंट ऑफ USA का 40% स्टेक है, इन दैट केस भी 50% एक्सीड हो गया तो ये भी फॉरेन सोर्स बन जाएगा। ओके अब यहाँ पे बात हो रही है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल की, इज विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इसके अलावा जो भी प्रोविजंस फेमा के अंदर किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए, और द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, नॉट विद स्टैंडिंग द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी बीइंग मोर देन 1/2 ऑफ सच वैल्यू एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, सच कंपनी शैल नॉट बी अ फॉरेन सोर्स। अगर उसके ज़्यादा एक्सीड करता है तो उस केस के अंदर प्रोवाइडेड दैट नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ट्रेड यूनियन इन एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, किसी भी फॉरेन कंट्री टेरिटरी की ट्रेड यूनियन वेदर और नॉट रजिस्टर्ड इन सच फॉरेन कंट्री और नॉट, उसका रजिस्टर होना एक नेसेसिटी नहीं है। अ फॉरेन ट्रस्ट और फॉरेन फाउंडेशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड और सच ट्रस्ट और फाउंडेशन मेनली फाइनेंस्ड बाय अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, अ सोसाइटी, क्लब और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमने कितने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, इसमें से पूरा का पूरा लिखना नहीं आएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है कि कोई ट्रेड यूनियन है किसी फॉरेन कंट्री की जो इंडिया के अंदर किसी भी सेक्शन 3 में कवर्ड इंसान को कुछ पैसे डोनेट करना चाह रही है, उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि क्या वो इस ट्रेड यूनियन से पैसा ले सकता है या नहीं ले सकता। तो वहाँ आपको इस सेक्शन का रेफरेंस देना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन सोर्स ट्रेड यूनियन इज इंक्लूडेड, एंड अगर ट्रेड यूनियन से वो पैसे लेता है तो दैट विल बी अ फॉरेन सोर्स एंड वो कॉन्ट्रीब्यूशन रह रहा है, दैट विल फॉल अंडर सेक्शन नंबर 3, एंड उसके बाद आप उस आंसर को कंक्लूड कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको पता होना ज़रूरी है, आपको सीक्वेंस में ऐसे बैठ के रट्टा नहीं मारना, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन फॉल करता है, कौन कौन नहीं फॉल करता, ताकि आप क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर पाओ। नाउ आगे चलें, फॉरेन सोर्स को यहाँ पे थोड़ा सा और शॉर्ट में दिया गया है, आप इसको देख लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अब बात करें फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जैसा कि मैंने आपको बताया, डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर, DDT बाय एनी फॉरेन सोर्स, जिसके बारे में हमने ऊपर बात की, किसी भी आर्टिकल का। एक्सेप्शन है इसकी भी एक, वो आर्टिकल जो है पहले हम देख लेते हैं, ऑफ एनी आर्टिकल, एनी करेंसी और ऑफ एनी सिक्योरिटी। आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी, आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी। आर्टिकल की एक एक्सेप्शन दी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल वो आर्टिकल है उस पर्सन को एज अ गिफ्ट मिला है फॉर पर्सनल यूज़, यानी दो चीज़ें होनी चाहिए, गिफ्ट भी होना चाहिए और वो पर्सनल यूज़ के लिए होना चाहिए, और उसकी मार्केट वैल्यू इंडिया के अंदर 1 लाख से ज़्यादा ना हो, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंदर फॉल नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है इस पूरे चैप्टर के, इस पूरे सेक्शन के रिगार्डिंग, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, जिसमें बात हो रही है डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफ़र किसी भी फॉरेन सोर्स से अगर आता है 1 और मोर पर्सन्स, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। अगर उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, उस डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर DDT को अगर किसी बैंक अकाउंट में रखा है, उस बैंक अकाउंट से आपको इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पार्ट बन जाएगा, या कोई भी अदर इनकम उससे आप कमा रहे हो तो वो दैट विल बिकम फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ओके, एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है कि क्या क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूजन्स के बारे में बात करता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो कि हमारे पास आती है, अगर वो फॉर ऑर्डिनरी ट्रेड ऑफ कोर्स ऑफ
अगर वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट इंडिया में पढ़ रहा है, आईआईटी में एडमिशन लिया हुआ है उसने और वो कोई अपनी फ़ीस मंगवा रहा है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चार्ज करता है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं बनेगा। अगर वो बिज़नेस के लिए है, गुड्स और सर्विसेज रेंडर कर रहा है वो पर्सन और उसके बिहाफ में उसको ऑर्डिनरी ट्रेड ऑफ बिजनेस के अंदर उसको पैसा रिसीव हो रहा है, तो वो भी एक्सक्लूडेड है। या फिर कोई एजेंसी, एनी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एन एजेंट ऑफ अ फॉरेन सोर्स टुवर्ड सच फीस और कॉस्ट। अगर फॉरेन सोर्स का कोई एजेंट है जो कि इंडिया में बैठा है और वो फीस और अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहा है फॉरेन कंट्री से, तो वो भी एक्सक्लूडेड है। तो ये हो गई डेफिनेशन हमारे पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, जिसमें हमने देखा कोई आर्टिकल, कोई भी करेंसी, वेदर इंडियन या फॉरेन, या फिर कोई सिक्योरिटी। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना जरूरी है क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो अपने आप दिमाग में रिंग करता है कि दैट माइट बी फॉरेन करेंसी, बट ऐसा नहीं है। इंडियन करेंसी में भी अगर किसी बाहर की कंट्री से पैसा आ रहा है तो डेट विल ऑल्सो बी कंसिडर, क्योंकि बहुत सी क्लोज बाय नियर बाय कंट्रीज़ है जहाँ पे इंडियन करेंसी भी फ्रीली यूज़ होती है, जैसे नेपाल हो गया हमारा, या पाकिस्तान भी कह सकते हैं जहाँ पे इंडियन करेंसी अवेलेबल हो सकती है लोगों के पास। ऐसी किसी कंट्री से, नियर बाय नेबर कंट्रीज से अगर वो पैसा आ रहा है तो डेट विल ऑल्सो बी फॉरेन करेंसी। यहाँ पे याद रखना है फॉरेन का मतलब सिर्फ फॉरेन नहीं है, इंडियन करेंसी भी आएगा, या कोई भी सिक्योरिटी डिफाइंड इन सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। जो भी पैसा रिसीव हुआ है वो, और उस पैसे से जो पैसा बना है वो भी, या कोई अदर इनकम भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। एक्सक्लूजन्स के अंदर आता है हमारे पास एजुकेशन, बिजनेस एंड एजेंसी। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास एक्सक्लूजन्स के अंदर आते हैं। तो दिस वाज द एंटायर डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ और एसोसिएशन। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि मीन्स एन ऑफर। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब है ऑफर, नॉट बीइंग प्योरली कैजुअल वन, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया। एन ऑफर, ये कीवर्ड्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप भी अपनी बुक में कर लीजिएगा। Foreign hospitality means any offer, not being purely casual one, made in cash or kind by the foreign source for providing person with the cost of travel. पहली बात तो पहला पॉइंट आ गया cost of travel to the foreign country, ना कि इंडिया के अंदर ही उसको घूमने का खर्चा मिल जाए, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी फॉरेन कंट्री के लिए, या फिर वो उसको पैसा प्रोवाइड करेगा बोर्डिंग के लिए, वहाँ रुकने के लिए, लॉजिंग के लिए, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है ऑफर की, क्योंकि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का ऑफर आता है, उसकी एक्सेप्टेंस देने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है एंड उसके बाद उसके पेमेंट्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिकल पार्टी की। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, और विच वॉज सेटअप एज अ कैंडिडेट फॉर टू सेटअप कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर बट इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर द इलेक्शन सिम्बल्स एक्ट। एंड ये एक ज़्यादा याद करने वाली डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ एक बार आप पढ़ लेंगे तो बहुत होगा। रिलेटिव के बारे में बताया गया है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो रिलेटिव के बारे में बात की गई है वही यहाँ पर सेम मीनिंग रखेगा, जिसको हम फेमा वाले चैप्टर में देखेंगे और यहाँ से बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। एंड आई मेक श्योर कि मैं आपको ये पॉइंट्स वहाँ पर याद दिला दूँ, जो भी पॉइंट्स किसी और चैप्टर से दूसरे चैप्टर में लिंकेज है। यही मेरा एजेंडा है इस क्लासेस को बनाने का, कि आप बेटर तरीके से एक कनेक्शंस डेवलप कर पाएँ विद इन द चैप्टर और इंट्रा चैप्टर। आप सबके लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लॉ को, एक बहुत ही इफेक्टिव मैनर में आप तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद मैं अपनी रिवीजन वीडियोस भी डालने वाला हूँ, जो कि मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। अब उसके लिए प्रोहिबिशन, जो वही 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, मैं पहले अलग अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। अब मैं अगर पॉलिटिक्स की बात करूँ तो उसमें हमारे पास आते हैं कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिस बेरर देयर ऑफ, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर अंडर सेक्शन 5 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें स्पेसिफाई किए हैं ग्राउंड्स। अगर वो ग्राउंड में फॉलो करती हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर की मानी जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास आता है, अगर देखें ये न्यूज़ वाला पॉइंट है जिसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, अगेन न्यूज़ वाला पॉइंट एंड अगेन न्यूज़ रिलेटेड पॉइंट। लास्ट में बचता है हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट जो कि है सरकारी दफ्तर रिलेटेड। सो दिस इज द एंटायर बाइफर्केशन ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन नंबर 3 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितना आसान हो जाएगा इसको याद करना। सेक्शन 3 डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 येलो, पार्ट नंबर 2 ग्रीन, पार्ट नंबर 3 ऑरेंज।
इसको आप बहुत ही इफेक्टिव वे में याद कर पाएंगे। इसके डिटेल्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया था पिछली वीडियो में, बट फिर देख लेते हैं। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, पहले वो इलेक्शन लड़ेगा, फिर वो असेंबली में बैठेगा, अगर ज़्यादा टाइम तक बैठा रहा तो अपनी खुद की पार्टी बना लेगा, और कुछ पार्टी उसके साथ जुड़ेंगी, जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो उसके नेचर से मिलती होंगी। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूज़पेपर की बात करें सबसे पहले, तो उसका प्रिंटर, पब्लिशर, एडिटर, ओनर, कार्टूनिस्ट, कॉलमनिस्ट, कॉरस्पॉन्डेंट। और अगर हम ऑडियो विजुअल न्यूज़ की बात करें, तो विजुअल न्यूज़ की बात करें तो कोई भी एसोसिएशन और कंपनी एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉडकास्ट, में पूरी कंपनी को ही इन्होंने अकाउंटेबल रख दिया, और इसका अलग से डिफाइन भी, अलग से मेंशन भी कर दिया। वही सेम कॉरस्पॉन्डेंट भी, कॉलमनिस्ट भी, कार्टूनिस्ट भी, एडिटर भी, ऑनर ऑफ सच कंपनी रेफर्ड इन क्लॉज जी, इनके ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो दिस इज़ द एंटायर सेक्शन नंबर 3, इन सबको प्रोहिबिट किया गया है। आगे चलते हैं, सेक्शन 6 भी आएगा आगे। सेक्शन 6 के अंदर इनको छोड़ के, इनको अगर हटा दो तो बाकी सब सेक्शन 6 में कवर होते हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए। इस जस्ट फॉर अ लिंकेज कि आप जब भी खुद भी याद करें तो आपको एक ही साथ 2 पॉइंट याद हो जाएं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर है कि the prohibition mentioned in one above deals with direct acceptance of foreign contribution. The act also prohibits indirect acceptance of foreign contribution by the following persons. ये भी ध्यान में रखना है कि 3 के अंदर डायरेक्टली बात की गई है कि ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर साथ में एक मेंशन भी कर दिया गया है कि वो इनडायरेक्टली भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। इनके ऊपर काफ़ी, क्योंकि ये लोग बहुत कुछ इम्पैक्ट कर सकते हैं। दीज आर इन्फ्लुएंशियल पीपल, जिनको अगर गलत सोर्स से अगर उनको फंडिंग मिले तो दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ टेंशन इन द कंट्री। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड सिटीजन ऑफ इंडिया रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर कोई इंसान जो रेजिडेंट है इंडिया के अंदर या इंडिया का सिटीजन है और वो बाहर रहता है, यानी कि अगर ये इंडिया है, यहाँ का रेजिडेंट, या फिर इसके बाहर का कहीं पे भी इंडियन सिटीजन बट रेजिडेंट समवेयर एल्स, तो उस केस के अंदर वो कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन अक्वायर नहीं करेगा, एग्री नहीं करेगा एक्वायर करने के लिए एनी करेंसी फ्रॉम फॉरेन सोर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्सन रेफर्ड इन पॉइंट नंबर 1 सबसेक्शन 1 अबव। यानी कि ऊपर जितने भी लोग सरकारी दफ्तर, पॉलिटिक्स और न्यूज़पेपर, इनके बिहाफ में ना तो पैसे लेगा ना पैसे लेने के लिए एग्री करेगा, दोनों चीज़ें उसको अलाउड नहीं है। उसके बाद आता है पॉइंट हमारे पास, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल नॉट डिलीवर एनी करेंसी वेदर इंडियन और फॉरेन विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम फॉरेन सोर्स to any person if he has a reason cause to believe that such other person intends or likely to deliver such currency to any political party। अब देखो भाई, इनडायरेक्टली भी यहाँ पे इनको रोक दिया गया है। अगर कोई पर्सन उस पैसे को रिसीव करता है, अब वो जिस इंसान को देगा, पर्सन ए, ये जो पर्सन बी को देगा, अगर ये इसको लगता है, इफ़ ही हैव रीज़न टू बिलीव कि सामने वाला बंदा आगे इन सेक्शन 3 वाले लोगों को ट्रांसफ़र कर देगा, तो वो भी नहीं कर सकता, उसको भी अलाउड नहीं है। तो यहाँ पहले इनको डायरेक्टली भी रोका एंड इनडायरेक्टली भी रोका। तो स्ट्रिक्टनेस आप देख पा रहे हैं सेक्शन की, क्योंकि स्टेक्स पे बहुत कुछ है। इंडिया की इंटेग्रिटी, इंडिया की सोवर्निटी, इंडिया के फैमिली रिलेशंस, इंडिया के हार्मनी, ये सब स्टेक्स पे हैं, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इनके लिए बनाए हैं। एक और पॉइंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, ओके, इंडियन सिटीजन है बट ये आउटसाइड इंडिया रहता है, उस केस में क्या होगा? एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी पर्सन रेफर्ड इन वन अबव और बोथ शैल नॉट डिलीवर एनी करेंसी। वो कोई भी करेंसी वहाँ से, वो वहीं की वहीं किसी भी फॉरेन सोर्स के आदमी से ईजीली पैसे ले सकता है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र, अपने हाथ में भी ले सकता है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकता है। और अगर इसने ये वो जितने भी फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन में आते हैं उनमें से किसी से भी वो पैसा लिया है, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, या फिर किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जिसके ऊपर उसे लगता है कि वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ट्रांसफ़र करेगा। अगेन वही पॉइंट यहाँ पे बनता है। ये 2 पॉइंट थे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के बारे में, और अब सिटीज़न के बारे में बात हो रही है जो कि इंडिया में है।
और इंडियन सिटीज़न है जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर, तो अगर मुझे लगता है कि ये सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब सेक्शन 3 हमने देख लिया, हमने ये देख लिया कि डायरेक्ट, सेक्शन 3 पहले हमने डायरेक्टली देख लिया, उसके बाद हमने ये देख लिया कि इनडायरेक्टली भी वो कैसे पैसा नहीं ले सकता। कोई बंदा उसको किसी से पैसे डायरेक्टली नहीं ले सकता, जिस बंदे ने पैसे लिए हैं वो किसी और को नहीं दे सकता जो कि इनको दे सकता है, तो उसको भी प्रोहिबिट कर लिया गया। एंड अगर कोई सिटीज़न है इंडिया का लेकिन वो बाहर रह रहा है, वो बाहर की बाहर डायरेक्टली किसी फॉरेन सोर्स से पैसा लेके किसी को भी नहीं दे सकता, या किसी ऐसे इंसान को नहीं दे सकता जो सेक्शन 3 वाले लोगों को देने की उम्मीद है, उसको रीजनेबली लगता है कि वो इनमें से किसी को दे देगा। ओके, नेक्स्ट सबसेक्शन 3। अब सेक्शन 9 के में ये कहा गया है, एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू प्रोहिबिट और रेगुलेट acceptance of foreign contribution or foreign hospitality by persons not specified in one above. Any person receiving any currency, whether Indian or foreign, from a foreign source or on behalf of any person or class of person referred to in section 9 shall not deliver such currency to any person other than a person for which it was received. वो किसी भी ऐसे इंसान को वो पैसा नहीं देगा जिसके अलावा उसको रिसीव किया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है वो फॉर यूज़ ऑफ ए मिला है, तो मैं उसको ए के लिए ही यूज़ कर पाऊँगा, मैं उसको बी को यूज़ करने के लिए नहीं दे सकता, या फिर किसी ऐसे इंसान को नहीं दे सकता जिसके ऊपर मुझे लगता है कि वो चाहता है या वो शायद डिलीवर कर सकता है उस करेंसी को टू पर्सन अदर देन फॉर विच द करेंसी वॉज रिसीव्ड। यानी कि मैं सेफ कीपिंग के लिए वो पैसा सी को भी नहीं दे सकता अगर मुझे लगता है कि वो बी के लिए यूज़ ना करते हुए वो किसी ई के लिए यूज़ कर लेगा। अब आगे चलते हैं, ये उसी चीज़ को पूरा एक डिटेल में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। यहाँ गवर्नमेंट कुछ ग्राउंड्स कुछ उसके बेसिस पे स्पेसिफाई कर सकती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर बीइंग डेजिग्नेटेड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, जिससे कि वो सेक्शन नंबर 3 के अंदर फॉल कर जाए। जो पॉलिटिक्स में हमने पॉइंट देखा था, पॉलिटिक्स में हमारे पास 4 पॉइंट थे: इलेक्शन का मेंबर, लेजिस्लेचर का मेंबर, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, लेजिस्लेचर का मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड एज पॉलिटिकल पार्टी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन सी डेजिग्नेट होगी वो सेक्शन 5 बताता है। यहाँ कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसको क्विकली आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके MOA में और बायलॉज में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या कोई ट्रेड यूनियन है जिसके ऑब्जेक्टिव हैं पॉलिटिकल गोल्स को प्रमोट करना, कोई वॉलंटरी एक्शन ग्रुप है जिसके ऑब्जेक्टिव हैं पॉलिटिकल नेचर में, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर फ्रंट और मास ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्टूडेंट यूनियंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, या वर्कर यूनियंस जो काफ़ी एक पर्टिकुलर बहुत बड़े रीजन के वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ फॉरम्स एंड वुमेन्स विंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, वुमेन्स विंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ये सब पॉलिटिकल पार्टी के अगर हैं तो वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नेचर में आएंगे। अगर वो एंटायरली इंडिपेंडेंट हैं तो उस केस में दे विल नॉट बी कैटेगराइज्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं छोटे छोटे, जिनको हर चीज़ को कवर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर्स की, या किसी वर्कर्स की, या स्टूडेंट्स की, या यूथ की, या कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, लैंग्वेज और अदरवाइज विच इज़ नॉट डायरेक्टली अलाइंड टू पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स जो कि MOA में लिखे हुए हैं और एक्टिविटीज़ गैदर थ्रू अदर मटेरियल एविडेंस इंक्लूड स्टेप टुवर्ड्स एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ सच ग्रुप्स। यानी कि उनकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिससे किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट का बेनिफिट हो रहा है, तो वो भी उसमें आ जाएंगी। इसमें सब कुछ कवर हो गया, स्टूडेंट से लेके लैंग्वेज तक, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, वर्कर्स, यूथ, सब कुछ इसमें कवर कर दिया। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ वैसे तो अलाउड है क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर में आती हैं, बट अगर ये एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर में आ जाएंगी। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उसको किसी भी नाम से, वट एवर नेम कॉल्ड, हैबिचुअली एंगेज होती है और एम्प्लॉय करती है अपने आप को पॉलिटिकल एक्शंस के अंदर, जैसे कि बंद, भारत बंद वगैरह, या फिर कोई हड़ताल करने में जिससे पॉलिटिकल एजेंडाज आगे बढ़ें, या फिर रास्ता रोको टाइप की चीज़ें जो आपने बहुत न्यूज़ पे आजकल सुनी होंगी, और रेल रोको,
या जेल भरो, ये सब पब्लिक कॉजेज़ है इनको सपोर्ट करने के लिए। बट अगर वो पब्लिक कॉजेज़ का सपोर्ट जो है वो इनडायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू या फिर पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए हो रहा है तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सब करने से पहले एक नोटिस दिया जाएगा उनको, डेजिग्नेट करने से पहले एज अ पॉलिटिकल नेचर वो अपने व्यूज़ दे सकते हैं। उनके व्यूज़ को गवर्नमेंट एक अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड करेगी और फिर वो डिसाइड होगा कि उसको वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ पॉलिटिकल नेचर, एंड ये सब 120 डेज़ के अंदर अंदर फिनिश हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चंस के अंदर ये सब चीज़ें आ सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा उलझा सकती है। यहाँ पे सेक्शन 3 भी जुड़ गया, सेक्शन 4 भी जुड़ गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन भी उसमें इंक्लूड हो सकती है, फॉरेन सोर्स के बारे में भी उसमें कुछ पॉइंट आ सकता है। तो ऐसे एक एक्यूमुलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या फिर एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी भी बनाई जा सकती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, इसको ध्यान से देखते हैं। मैं पूरे चैप्टर को कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही कोई नया पॉइंट आए उसको पिछले पॉइंट से जोड़ के चलूँ ताकि आपका उस चैप्टर से कट टच ना छूटे, आप कॉन्स्टेंटली पूरे चैप्टर की ग्रिप में रहें। और वही रीज़न था कि सबसे पहले मैंने इस पूरे चैप्टर का एक स्केलेटन आपको सामने बना के रख दिया। जो जो पॉइंट हमने पहले किए थे वो धीरे धीरे आपके सामने अलोंग द वे आते जाएंगे। तो अभी तक हमने बात की फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में, फिर हमने बात की किन किन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन से प्रोहिबिट किया गया है जो कि सेक्शन 3 में आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए वो पैसा ले सकते हैं, वो लोग भी जिनको सेक्शन 3 में प्रोहिबिट किया गया है। सबसे पहले अगर बात करें बाय वे ऑफ सैलरी, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन टू हिम और टू ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग अंडर हिम from any foreign source or by way of payment in ordinary course of business। ऑर्डर गाइस ध्यान से देखना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर अगर वो कहीं से भी बाहर से सैलरी के वे में या पेमेंट के वे में पैसा ले रहा है, या तो अपने लिए या उसके अंडर काम करते हुए लोगों के लिए इन इंडिया में बाय सच फॉरेन सोर्स, तो ये अलाउड होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय वे ऑफ पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स। ये तो हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में भी देखा था कि 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें अलाउड थे, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एक्सक्लूडेड थे, जो कि थे एजुकेशन, एजेंसी एंड बिजनेस। तो ये बिजनेस यहाँ पर पॉइंट आ गया, एजेंसी भी यहाँ पे पॉइंट आ गया, बट एजेंसी यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिफिक करी गई है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फॉरेन सोर्स इट्स आउटसाइड इंडिया एंड देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है और उसके लिए एजेंसी के चार्जेस, एजेंट चार्जेस वो इंक्लूड कर रहा है, एजेंसी की फीस लग रही है, तो उस केस में वो चीज़ अलाउड है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि फॉरेन सोर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, एंड उसके लिए अगर कोई एजेंसी सर्विसेज हो रही है, उसके लिए अगर कोई वो फीस ले रहा है तो दैट्स अलाउड, और किसी रीज़न के लिए नहीं, सिर्फ इस रीज़न के लिए इट्स अलाउड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाय वे ऑफ गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज ए मेंबर ऑफ एनी इंडियन डेलीगेशन प्रोवाइडेड दैट सच गिफ्ट और प्रेजेंट वाज एक्सेप्टेड इन अकॉर्डेंस विद रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो जो कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कि हमने देखा मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ हाई जजेस वगैरह, ये सब उसमें सेक्शन 3 में इंक्लूड थे। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, जजेस, इनको बाहर कंट्रीज़ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए डेलीगेशन जाना पड़ जाता है कभी कभी। अगर ऐसा हो रहा है और वो उस कैपेसिटी में कोई गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं तो वो उस मैनर में रखा जाएगा, उस मैनर में यूज़ किया जाएगा जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया के प्रेसिडेंट अगर बाहर जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनको इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट कोई गिफ्ट या कोई प्रेजेंट रिसीव होता है, तो दैट बिलोंग्स टू द प्रेसिडेंट। जब उनका टेन्योर एंड होगा तो वो जितने भी गिफ्ट्स और जितने भी प्रेजेंट्स उनको मिले होते हैं वो उनको उस ऑफिस में छोड़ के जाने होते हैं, वो उनको साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि इट्स कंसीडर्ड कि वो जो गिफ्ट और वो जो प्रेजेंट उनको मिले हैं दैट्स फॉर द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट फॉर द पर्सन। आगे चलते हैं। फ्रॉम हिज रिलेटिव, अगर वो अपने रिलेटिव से कुछ पैसा मंगवा रहा है तो अगर वो 1 लाख रुपए तक की अमाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज उसको फॉर्म FC1 में 30 डेज़ के अंदर अंदर उस कॉन्ट्रीब्यूशन के रिसिप्ट के बताना पड़ेगा। 1 लाख से ऊपर की अगर वो अमाउंट रिसीव कर रहा है तो बाय वे ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू एनी ऑफिशियल चैनल। यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी भी टाइप की रेमिटेंस आ रही है बट फ्रॉम एन ऑफिशियल चैनल, पोस्ट ऑफिस
और एन ऑथराइज्ड पर्सन, जो कि फॉरेन फेमा के अंडर हमने देखा है, अगर नहीं देखा है तो अभी आगे देखेंगे। तो ये पॉइंट है। आगे आता है बाय वे ऑफ एनी स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड और पेमेंट ऑफ लाइक नेचर। तो अगेन एजुकेशन का पॉइंट आ गया यहाँ पे, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एक्सक्लूडेड था। यहाँ पे बिजनेस का पॉइंट आ गया, बशर्ते कि वो एक ऑफिशियल चैनल से, पोस्ट ऑफिस से या फिर एपी से रिसीव हो रहा है अंडर फेमा। रिलेट गिफ्ट का पॉइंट आ गया 1 लाख तक का, जो कि आर्टिकल के बाद ही एक्सेप्शन में एक्सक्लूडेड था। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आ गया ये गिफ्ट का, ये एक नया पॉइंट है यहाँ पे। एजेंसी का पॉइंट आ गया, अगेन बिजनेस का पॉइंट आ गया, एंड रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सैलरी का पॉइंट आ गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स हैं जो जिनका जेनेसिस कोई और सेक्शन होता है, जिसको आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी और सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं, ताकि आपको दोनों सेक्शंस अच्छे से याद रह सके। सो लेट्स मूव ऑन। यही होता है जब आप बहुत ही माइन्यूटली और ध्यान से किसी भी एक्ट को पढ़ें। In case of foreign contribution received by any person specified under section number 3 for any of the purposes other than specified above, such contribution shall be deemed to have been accepted in contravention of the provisions of section number 3. अगर इन किसी भी पर्पजेस, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यानी कि इस पर्पज़ से अलावा कोई भी अगर किसी और पर्पज़ के लिए वो पैसा रिसीव करता है तो उसको सेक्शन 3 के कॉन्ट्रावेंशन में रखा जाएगा। ये सेक्शन नंबर 4 बोलता है। The point to be noted is that where the foreign contribution is accepted for the above purpose or in of the above circumstances, such contribution is exempted even if received by person prohibited under under section number 3. This is just an clarification, जो कि टॉपिक में इसके हेडिंग में ही था। अब आगे अगर देखें तो आगे पॉइंट आता है हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, सेक्शन नंबर 6। ये भी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया, उन 3 लोगों में से, यानी कि पॉलिटिक्स और हमारा न्यूज़ एंड सरकारी दफ्तर, इसमें से न्यूज़ को अगर हटा दें तो बचता है हमारे पास फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट्स, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट्स। नेक्स्ट आते हैं तो ये आगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज़ ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और अदर बॉडी कॉर्पोरेट ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो दो जो चीज़ें मिसिंग हैं, उनका मिसिंग होने का बेसिस क्या है। सेक्शन 3 के अंदर हमारे पास बताया गया था पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी, बट यहाँ पे सिर्फ ऑफिस बेयरर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। वहाँ पे हमें बताया गया था न्यूज़ रिपोर्टिंग एजेंसीज़, कंपनीज़ और इन सब के बारे में, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और इन सब के बारे में। और यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक पर्सन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही कर सकता है। वो उसको वहाँ जाना होगा, उसको वहाँ पे उन जो ऑफ़र कर रहे हैं वो सर्विसेज, अपनी लॉजिंग, बोर्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और मेडिकल ट्रीटमेंट, वो एक इंडिविजुअल ही कर सकता है। कंपनी या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। दैट्स वाई यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही डिफरेंट है कि यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज़ और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको एग्जाम में डिफरेंशिएट करने के काम में याद रहेगा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कोई भी कंपनी भी रिसीव कर सकती है अपने नाम पे, बट हॉस्पिटैलिटी के लिए एक इंडिविजुअल को वहाँ जाना पड़ेगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इमरजेंट मेडिकल एड की वजह से अगर कुछ होता है, सडन इनलेट उसको कॉन्टैक्ट हो जाती है ड्यूरिंग द विजिट। ये ध्यान से देखने की जरूरत है कि वो विजिट के दौरान ही अगर ये पहले से ही अगर कोई बंदा बीमार था और उस बीमारी का वो इलाज वहाँ करा रहा है, तो वो एक एंटिसिपेटेड माना जाएगा। डेट विल बी कंसिडर्ड एंटिसिपेटेड, कि उसको पता था और वो ये चीज़ छुपा के गया था, एंड उसके बेसिस पे उसने वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट लिया ताकि उसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म ना करना पड़े। तो इट माइट बी कंसिडर्ड एज ए लूप होल, बट उस लूप होल से अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर उसको ड्यूरिंग द विजिट कोई इलनेस हुई है, ओनली इन दैट केस वो बिना परमिशन लिए उसको अटेंड कर सकता है, बट उसके बाद भी उसको 30 डेज़ के अंदर FC1 के अंदर, फॉर्म FC1 में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अब वही प्रोसीजर है। रूल 7 हमें बताता है कि कैसे वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देनी होगी अलॉन्ग विद द ऑफर लेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, अपने रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की परमिशन के बाद, जो कि 2 वीक्स पहले होनी चाहिए। और मेडिकल ट्रीटमेंट अगर लिया है तो 1 मंथ के अंदर बताना पड़ेगा। अगर उस मेडिकल एड की ट्रीटमेंट का अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा नहीं है तो वो भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइडलाइंस फॉर द कंसिडरेशन ऑफ
फॉर प्रपोजल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब क्या क्या एज पर सेक्शन नंबर 6 ऑफ द गाइडलाइंस of the consideration of proposals for acceptance of foreign hospitality, the following cases need to be submitted to the MHA for the grant of permission। कौन कौन से केसेस हैं जो MHA के सामने रखे जाने पड़ेंगे परमिशन लेने के लिए, यहाँ पे उन केसेस के बारे में बताया गया है। तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले, जहाँ पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर of the proposed foreign visit is met by the central state government or central state PSU etc, where proposed foreign visit is being undertaken by a person, अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो बिजनेस कर रहा है, एंड द एंटायर एक्सपेंडिचर देयर ऑन इज बीइंग मेट बाय द पर्सन कंसर्न, वो खुद वो एक्टिविटीज़ खुद वो सारा खर्चा करने वाला है। तो ये बेसिकली, सॉरी लेट मी स्टे करेक्टेड, ये वो केसेस हैं जिनमें उनको सबमिट करने की, इंटीमेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द एक्सेप्शन ऑफ द अबव सेक्शन, कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस ये अगर इन केसेस के अंदर वो फॉल करता है, तो जहाँ सारा खर्चा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पे कर रही है, जहाँ वो अपना खुद पर्सनल कैपेसिटी में खुद वो एक्सपेंसेस कर रहा है, या फिर जहाँ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय एन इंडियन नेशनल लिविंग इन फॉरेन कंट्री, हमारा ही आदमी वहाँ रहता है जो उसको वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या फिर उसने कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट किया है जिससे उसको सैलरी, फीस या रेम्यूनरेशन मिलने वाला है, या फिर फंडिंग मिलने वाली है उसको किसी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन मेंशन इन एग्जाम नंबर 2, जिसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आता है केसेस इन्वॉल्विंग विजिट्स अंडरटेकन बाय द मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन अंडर बायलैटरल एक्सचेंज, यानी कि दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं। बायलैटरल का मतलब है कि दोनों तरफ से ये एक्टिविटीज़ हो रही है, यानी कि यहाँ से लोग जा रहे हैं और वहाँ से लोग आ रहे हैं, और दोनों को हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की जा रही है। केसेस इन्वॉल्विंग विजिट अंडरटेकन इन परफॉर्मेंस ऑफ द बायलैटरल एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री कंसर्न्ड अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको अप्रूव कर दिया है तो MHA के पास जाने की नीड नहीं पड़ेगी। केसेस इन्वॉल्विंग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रेनिंग कोर्सेज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, अगर यानी कि अगर नॉर्मली उसको कहा जाए तो अगर किसी अदर मिनिस्ट्री ने, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूव कर दिया है इन दोनों एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए या फिर किसी बायलैटरल एग्रीमेंट के अंदर, तो उस केस के अंदर MHA के पास जाने की नीड नहीं पड़ेगी। अब पॉइंट आता है प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन। अब यहाँ तक हमने बात की कि जो भी रेगुलेशंस और जो भी कंडीशंस लगाई है सबके पास फॉर रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने देखा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा किस किस को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से प्रोहिबिट किया हुआ है, फॉरेन सोर्स क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होती है, कौन कौन उसको रिसीव कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते, किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उनको अगर उनको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेनी है तो। एंड उसके बाद हमने देखा कि फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने के लिए किन किन लोगों को गवर्नमेंट के पास जाने की नीड नहीं पड़ेगी, जो कि यहाँ आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि अब वो पैसा हमारे पास आ चुका है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन अब उसने ले लिया, तो अब क्या करेंगे अदर देन सेक्शन 3, और उस कंडीशन के अंडर अगर सेक्शन 3 वाले लोगों ने लिया है तो सेक्शन 4 और सेक्शन 3 को ध्यान में रखते हुए, नो पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, या तो वो रजिस्टर्ड है या उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और हैज़ ऑब्टेन प्रायर परमिशन अंडर द एक्ट, या उसने प्रायर परमिशन ली हुई है, उसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, वो अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अर्लियर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड with the permission of CG should be transferred to any person who is registered under FCRA or has obtained prior permission. It can be seen that legislature has played blanket prohibition. अब जो है, पहले क्या होता था कि पहले अब लोग ट्रांसफ़र कर पाते थे किसी इंसान को जिसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई है, बट अब एक ब्लैंकेट प्रोहिबिशन लगा दी गई है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन टू एनी अदर पर्सन, यानी कि एनी पर्सन रिसीव्स, वो किसी भी अदर पर्सन को, मे बी ही इज़ रजिस्टर्ड, मे बी ही हैव सर्टिफिकेट, उस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। एक्टिंग द इंटेंशन इज़ टू प्रिवेंट रेसिपिएंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्टिंग एज मेयर कॉन्ड्यूइट्स और फैसिलिटेटिंग एजेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। यानी कि ये किस लिए है, अगर फॉर एग्जांपल ये इंसान यहाँ बैठा है, इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूज़ भी नहीं करना, इसका कोई पर्पस भी नहीं है, बट ही इज़ जस्ट सिटिंग हेयर इन एजेंसी ऑफ दिस पर्सन,
यानी कि वो इसके बिहाफ में उसको ऑब्टेन कर रहा है एंड बाद में उसको ट्रांसफ़र कर देगा और ये अपने हिसाब से उसको यूज़ कर लेगा। तो इस लूप होल को बचाने के लिए इन्होंने एक ब्लैंकेट प्रोहिबिशन अब डाल दी है कि अब कोई भी किसी को भी इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और ये हमारे पास आया था आफ्टर 28 सितंबर 2020, तो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो इस पर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको आपको ध्यान से देखना है, ये आप मिस नहीं कर सकते। सेक्शन 7 प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफ़र। अब आता है पॉइंट रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। अब अगर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है तो पहली बात तो कंडीशन ये होती है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आपने लिया है तो वो सिर्फ आप उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए वो रिसीव हुआ है। लेकिन इफ़ यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन तो आपको बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो इनकर करने पड़ेंगे एंड दैट माइट बी डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन यू रिसीव। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ अलाउ किया गया है कि हर वो इंसान जो कि रजिस्टर्ड है या उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है या परमिशन मिली हुई है, या आप एक बार ध्यान से 1-2 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, उसको सर्टिफिकेट भी मिला हो सकता है, या उसको परमिशन भी मिली हो सकती है। रजिस्टर्ड, सर्टिफिकेट एंड परमिशन, तो उस इंसान को रिसीव कर सकता है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब उसको यूटिलाइज कैसे करेगा? एनी कंट्रीब्यूशन और एनी इनकम अराइजिंग आउट ऑफ इट शेल नॉट बी यूज फॉर स्पेकुलेटिव बिजनेस। ये तो सबसे पहले इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया कि कोई भी पैसा जो आपने रिसीव किया और उस पैसे पे जो इनकम हुई उसको आप स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल बाय रूल्स स्पेसिफाई द एक्टिविटीज़ और बिजनेस which shall be construed as speculative business for the purpose of this section। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी, अब अगर हम पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ है कौन कौन सी, तो भाई गवर्नमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, भाई बैठा है, भाई संभाल लेगा। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि स्पेकुलेटिव बिजनेस कौन कौन सी है जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप उस पैसे को नहीं लगा सकते। किस पैसे को? जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आपने रिसीव किया है प्लस उस पर जो आपने इनकम कमाई है। तो अब यहाँ पे स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या क्या बताए गए हैं। सबसे पहले, कोई भी एक्टिविटी जिसमें एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें देयर इज अ एलिमेंट ऑफ रिस्क, कितना कम ज़्यादा ये नहीं बताया, जस्ट ये बताया कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क ऑफ आपकी जो अमाउंट लगाई है उसके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होने के या बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होने के, जो कि लिंक्ड है मार्केट फोर्सेस के, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स और इन शेयर्स। जैसा कि एड में कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये मार्केट रिस्क के लिए आते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते, आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेशन इन एनी स्कीम दैट प्रोमिसेस हाई रिटर्न्स लाइक इन्वेस्टमेंट्स इन चिट और लैंड और similar assets not directly linked to the declared aims and objectives of the organization or association. A debt based secure investment shall not be treated as speculative business। यानी कि डेट को एक सिक्योर माना जाता है क्योंकि एज पर लिक्विडेशन और जितने भी वाइंडिंग अप के चैप्टर्स के बारे में हमने देखा है तो उसके अंदर यही कहा जाता है कि डेट सबसे पहले पे किया जाता है और वो सिक्योर्ड होता है, तो इसलिए डेट स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। अब बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा डिफ्रे कर सकते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए 20% ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इन अ ईयर, यानी कि पर ट्रांजैक्शन वो कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है 1 लाख रुपए एंड पूरे साल में उसने 12 लाख रुपए रिसीव किए, तो उस 12 लाख का 20% अमाउंट, इतना अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए अलग से रख सकता है। Administrative expenses exceeding 20% of such contribution may be defrayed with prior approval of central government। अब यहाँ पे टोटल एंटायर स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो उस केस में आप गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन अप्रूवल ले सकते हैं और वो गवर्नमेंट आपको अलाउ कर सकती है कि आप 20% से ज़्यादा एक्सपेंस कर दें। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब द एलिमेंट्स विच शैल बी इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी कि कौन कौन से एक्सपेंसेस को वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलेगी। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पे किसी भी एक्सपेंस को इनकर नहीं कर सकते, वो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताने वाली है, जो कि यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, अमाउंट दैट कंस्टिट्यूट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि आता है हमारा रेगुलेशन 5 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स। यहाँ पे सैलरी, वेजेस, ट्रांसफर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस टुवर्ड हायरिंग पर्सनल, HR एक्टिविटीज़, सैलरी, वेजेस और एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन पेड इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू सच पर्सनल
ऑल एक्सपेंसिव रेडी टू कंज्यूमेबल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, छोटे मोटे एक्सपेंसिव जो आपके हर कंपनीज को रन करने के लिए होते हैं, पोस्टल चार्जेस, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ट्रैवल बाय मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी और गवर्निंग काउंसिल, cost of accounting for administrating funds, expensive toward running and maintenance of vehicles, cost of writing and filing of reports, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, रेंट ऑफ प्रेमिसेस, रिपेयर, ये बिल्कुल बेसिक खर्चे जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड के अंदर आते हैं, बेसिकली वो सब यहाँ पे कवर कर दिया इन्होंने। अमाउंट्स नॉट टू बी काउंट, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया कि किस टाइप के अमाउंट्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कंसिडर नहीं होंगी, ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है देखना। एक बार को आप ये फिर भी आप एक अपना बेस्ट जजमेंट लगा के इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर सकते हैं, बट यहाँ आपको पता होना ज़रूरी है कि क्या क्या गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मना किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में नहीं माने जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सैलरीज और रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल एंगेज्ड इन ट्रेनिंग और कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ फील्ड डेटा ऑफ एन एसोसिएशन प्राइमरीली एंगेज्ड इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो अगर कोई भी रिसर्च और ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व है कोई भी एसोसिएशन, और वो अगर ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस पे कर रही है या फिर कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डेटा में अगर वो इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ ये जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं इनमें एक रिस्क होता है कि इंडिया से डेटा कलेक्ट करके वो बाहर ले जा सकते हैं किसी भी फॉर्म में। अगर बाहर से कंट्रीब्यूशन आया है उस अमाउंट से ये एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क है कि ट्रेनिंग और फॉर कलेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा, फील्ड डेटा और एसोसिएशन प्राइमरी एंगेज इन रिसर्च और ट्रेनिंग। तो इस चीज़ को थोड़ा सा रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बाहर के कंट्रीब्यूशन को इस एक्सपेंस पे एलोकेट करने के लिए मना किया है। एक्सपेंसेस इनकर्ड डायरेक्टली इन फर्दरेंस ऑफ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन सच एज सैलरीज टू डॉक्टर्स ऑफ हॉस्पिटल्स, सैलरीज ऑफ टीचर्स ऑफ स्कूल एक्सेट्रा। तो ये कुछ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ हैं मे बी, इस वजह से इन्होंने गवर्नमेंट ने इसको यहाँ से हटा दिया है। इनको एक बार आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से याद करके चलेंगे, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर ऐसा कोई एक्सपेंस आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रिसर्च एंड ट्रेनिंग की अगर कोई एसोसिएशन है वो ट्रेनिंग पे या फिर फील्ड डेटा को कलेक्ट करने के लिए, या फिर एक्सपेंसेस इनका डायरेक्टली इन फर्दरेंस ऑफ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वेलफेयर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन सच एज सैलरीज टू डॉक्टर्स, सैलरी टू टीचर्स ऑफ स्कूल एक्सेट्रा, इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेने दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जान का नुकसान है और यहाँ पर एजुकेशन पे प्रॉब्लम आ सकती है अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी कोई गलत तरीके से इनके एक्सपेंसेस को या इनकी इनकम को रेगुलेट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली इट विल अमाउंट टू दिस, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से इनकर हो रहे हैं एंड इन सब की इनकम डिपेंड करती है उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो दे माइट रिलाई ऑन देयर इनकम और इस एक्सपेंडिचर का गलत यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पावर ऑफ अब आता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस ऐसे हैं, अब जैसे देखा ये मैंने आपको शुरू में आपको बताया था कि ये एक मैंने टेंटेटिव थोड़ा सा आपको एक आइडिया देने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए गवर्नमेंट मना करती है। तो प्रेजुडिशियली अगर सोवर्निटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के नाम पे इंडिया के ऊपर कोई लालछन लगता है, ऐसा कुछ जगह से पैसा रिसीव करने से या फिर ऐसी किसी जगह की फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को यूज़ करने से, तो वो अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर वो नहीं है, या उससे इलेक्शन की फ्रीडम और फेयरनेस ख़राब होती है, या फिर फ्रेंडली रिलेशन ख़राब होते हैं किसी फॉरेन स्टेट से, या फिर हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, हमारा रिलीजन, जैसे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंडिया में बहुत टाइम से डिस्प्यूटेड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें अराइज होती रहती हैं एवरी नाउ एंड देन। तो इन चीज़ों को कंट्रोल थोड़ा सा बांध के रखने के लिए, हार्मनी रखने के लिए गवर्नमेंट भी ध्यान में कंसिडर कर सकती है कि वो प्रोहिबिट कर सकती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करने के लिए अगर लगता है उनको। तो ये सारे पॉइंट्स जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किए थे ये आपको याद होना ज़रूरी है। The central government may prohibit any person or organization not specified in section number 3 from accepting any foreign contribution। ठीक है, इनके अलावा सेक्शन 3 के अलावा किसी को भी वो प्रोहिबिट कर सकती है एक्सेप्ट करने से। रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस नॉट स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 6। सेक्शन 6 के अंदर कुछ क्लास ऑफ पर्सन जो हमें दी हुई थी, जैसे कि हमने बात की थी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, एक मेंटल इमेज बनाने के लिए नेसेसरी है ये सब। इस क्लास ऑफ पीपल की बात हो रही है सेक्शन 6 के अंदर जो आते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें, टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, ये जो इन्होंने ऑब्वियसली आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
require any person or class of person to furnish intimation as to the amount of foreign contribution received by such person or class of person as the case may be and the source from which, यानी कि वो एक कंडीशन डाल सकता है इन लोगों के ऊपर कि उन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना भी रिसीव हुआ वो बताना पड़ेगा, प्लस उसका सोर्स भी बताना पड़ेगा कि कहाँ से आया है, और मैनर बताना पड़ेगा कि किस मैनर में उसको रिसीव किया है, किस पर्पज़ के लिए उन्होंने उसको रिसीव किया है, और वो यूटिलाइज हो रहा है उसी चीज़ के लिए. Require any person or class of persons specified in section 11(1) to obtain prior permission of the central government before accepting any foreign contribution. किसी को भी वो स्पेसिफाई कर सकते हैं. Require any person or class of person to furnish intimation as to the receipt of any foreign hospitality, the source from which, the manner in which. ये सब आपने पॉइंट्स कहीं ना कहीं उधर ऊपर नीचे पढ़े हैं, इन सबको एक जगह पे ला के रख दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है. उसके बाद हमारे पास आता है पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी दैट एनी पर्सन हैज़ इन हिज कस्टडी और कंट्रोल, यानी किसी भी इंसान के पास अपनी उसकी कस्टडी में या कंट्रोल में कोई आर्टिकल है, कोई करेंसी है या कोई सिक्योरिटी है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन में आते थे, whether Indian or foreign, which has been accepted by such person in contravention of the provisions of the act, it may by order in writing prohibit such person from paying. वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, वो डील नहीं कर पाएगा इन सच आर्टिकल और करेंसी और सिक्योरिटी. तो यहाँ पे भी DDT आता है, डिलीवरिंग, डीलिंग, ट्रांसफरिंग. अ कॉपी ऑफ ऑर्डर, यानी कि इन कोई भी इंसान अगर अपॉन इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन सब की पोजीशन में कोई भी इंसान है, तो वो इन सारी चीज़ों को ना तो डिलीवर कर पाएगा किसी को, ना किसी को ट्रांसफ़र कर पाएगा या किसी भी मैनर में डील कर पाएगा. अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन सो प्रोहिबिटेड, जिसको प्रोहिबिट किया जाएगा उसको एक कॉपी ऑफ ऑर्डर सर्व किया जाएगा. एंड देयर अपॉन द प्रोविजन सेक्शन 7 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा, शैल अप्लाई in relation to such article, currency or security, and reference in the said subsection to the money, securities or credit shall be taken as reference to such other article or currency or security. Action in respect of article, currency or security received in the contravention of the act. अब इन्होंने रिसीव किया तो उसका एक्शन क्या लिया जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास कर देगा. उसके बाद प्रोहिबिटरी ऑर्डर इज इशूड शैल बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन कंसर्न, जो कि हमने ऊपर देखा, in the following manner by delivering or tendering it to the person or to his duly authorized agent. उसके एजेंट को या उस पर्सन को वो ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा, या फिर बाय सेंडिंग टू हिम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, यानी कि जब तक वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती उस इंसान की तब तक ये कंसिडर नहीं किया जाता कि उसे वो नोटिस मिल गया है. और स्पीड पोस्ट टू द एड्रेस ऑफ हिज लास्ट नॉन प्लेस ऑफ रेजिडेंस और प्लेस वेयर ही कैरीज ऑन और इज नोन टू हैव लास्ट कैरी ऑन बिजनेस, यानी कि उसने लास्ट कैरी ऑन अपना बिजनेस कहाँ से किया था या फिर उसका लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, वहाँ पे स्पीड पोस्ट से उसको भेजा जा सकता है नोटिस. In case the person is an organization or association, to the last known address of the office or such organization. अगर वो organization है तो last known address of the office आ जाएगा, इसके अंदर residence नहीं आएगा. अगर किसी भी रीज़न से वो सर्व नहीं हो पाया नोटिस, तो बाय अफिक्सिंग इट ऑन द आउटर डोर, यानी कि उसके गेट पे उस चीज़ को लगा दिया जाएगा, और या फिर किसी भी कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द प्रेमिस जहाँ पे प्राइमा फेसी किसी को भी सामने खड़े होते ही वो दिख जाए नोटिस, या फिर जहाँ पे वो रहता है या उसके बिजनेस प्लेस पे, तो वो चीज़ लगा दी जाएगी जिससे कि वो अगर कभी भी वहाँ पे आए तो वो उसको देख ले. या फिर पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस इन विच द ऑफिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन लोकेटेड or is known to have been last located, and the written report whereof should be witnessed by at least 2 persons. जो रिपोर्ट होगी वो एटलीस्ट 2 लोग उसको लगाते हुए देखेंगे. और ये सेंडिंग ऑफ नोटिस वाला प्रोसीजरल पार्ट है, इसको एज सच आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है. एक बार आप रीड कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए आपका काम चल जाएगा. मे बी इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल नथिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर CA एग्ज़ाम्स. सो इस वीडियो में इतना ही. आगे हम रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.